नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब शकील अहमद साहब, जो कि IAS अफसर हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहना चाहेंगे शकील अहमद साहब? जिनके कंधे चौड़े होते हैं उनको ही जिम्मेदारी लेना होता है, तो जब जितना ज़्यादा जिम्मेदारी होगा उतना ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। जिम्मेदारी लेना ही पड़ती है, जिम्मेदारी जब लेंगे तभी आदमी बड़ा होता है। कितनी खुशी महसूस हो रही है सर, एक रैंक मिलने के बाद IAS अफसर का रैंक तो मिला है आपको? जाहिर बात है कि जब ये अल्टीमेट गोल होता है, आज़ादी के बाद से अभी तक जो 75 साल हो गए हैं, इसमें मुसलमानों में बहुत ज़्यादा लोग IAS ऑफिसर नहीं हुए। जो स्टैटिस्टिक है, इन 75 सालों में सिर्फ 500 भी मुस्लिम ऑफिसर सारे इंडिया में नहीं हुए IAS ऑफिसर। तो जाहिर बात है कि बहुत खुशी की बात है एक ऐसा अचीवमेंट होने के बाद कि अच्छा लगता है, महसूस होता है। लेकिन साथ साथ ये भी एहसास होता है कि नहीं, अब मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, मैं और अपने इस ओहदे की वजह से कितने लोगों के काम आ सकूं और कितने ज़्यादा आ सकूं, ये अंदर से हिम्मत भी हो रही है और ये खुशी भी हो रही है। शकील अहमद साहब, आप स्पेशल कमिश्नर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन में भी बनाए गए हैं जी। तो सर, क्या लगता है सर, किस तरह की जिम्मेदारी को निभाने में तो काफ़ी आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, कोऑपरेट करके साथ चलना पड़ेगा? तो काम में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। जो काम पहले हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका काम है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके वेलफेयर करना और साथ में मदरसा एजुकेशन के ऊपर भी काम करना, उसको किस तरह से मॉडर्नाइज़ किया जाए, किस तरह से उसको मेन स्ट्रीमिंग किया जाए, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। तो मैं जो काम करता था वही काम कर रहा हूँ, इसी पे काम कर रहा हूँ और जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको और भी अच्छी तरह से अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। शकील अहमद साहब, मेरा अगला सवाल होगा सर, आप तालीमी सफ़र किस तरह से रहा सर, ये बताएं ताकि आने वाले जनरेशन को भी इस तरह के आला मकाम तक पहुंचने का मौका मिले। देखिए, तालीमी सफ़र मैंने स्कूल जो किया है वो इस्लामिया हाई स्कूल है, कलकत्ता के उर्दू मीडियम स्कूल में काफ़ी नामवर मशहूर स्कूल था वो, अभी भी है। तो मैंने वहाँ से क्लास 10 पास किया। उसके बाद से मैंने हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन दोनों ही भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से किया। उसके बाद से ही मैं ग्रेजुएशन करने के फ़ौरन बाद से ही मैं नौकरी के उसी के दौरान पढ़ाई के दौरान की तैयारी शुरू कर दिया। मैंने पढ़ाई के दौरान ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद से ही मैंने जैसे रिज़ल्ट निकला उसके 2-3 महीने के बाद ही मेरी नौकरी लग गई रेलवे में। मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वहाँ उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की नहीं हुई थी, तो कोई भी जो ग्रुप ए ऑफ जो सर्विस होती है उसके लिए 21 साल उम्र होना ज़रूरी होता है। तो उस वक्त जो क्लरिकल लेवल का था, मैंने टिकट कलेक्टर के तौर पे रेलवे में ज्वाइन किया था। वो एक एग्ज़ाम होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का होता था, उसी के उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने के बाद मैंने किया था। वहाँ मैंने 3 साल काम किया। उसके रहते रहते मैंने और भी जो ग्रेजुएशन लेवल जो एग्ज़ाम थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, तो वो भी मैं देता रहा, जिसमें 21 साल की बंदिश नहीं थी, 20 साल की जो उम्र की बंदिश थी, तो वो सब मैं देता रहा। तो वहाँ भी मुझे कई एक नौकरियाँ मिली। तो उसके बाद मैंने सेंट्रल एक्साइज़ में इंस्पेक्टर के तौर पे ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया। इस बीच मैंने बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, WBCS का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और आखिर में मैं WBCS में ज्वाइन किया मैंने 93 में। तो यही था मेरी शुरुआत, पढ़ाई का सफ़र और किस तरह से मैंने नौकरी ज्वाइन की। स्ट्रगल लाइफ रही आपकी शकील अहमद साहब, है ना? स्ट्रगल तो था। तो मेरे जो फैमिली थी, एक्चुअली हम जो आज जिस मुकाम पे हैं इसमें मेरी वालदा का बहुत हाथ है। उन्होंने हम लोग 6 भाई बहन थे, सबों को पढ़ाई लिखाया उन्होंने। हम भी कलकत्ता के एक बस्ती इलाके में रहते थे, लेकिन उसमें रहने के बावजूद उन्होंने हमारी तालीम की तरफ तवज्जो दी और हम लोग माशाल्लाह से, हम लोग 4 भाई हैं, चारों ही हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में करते हैं। हम लोग 3 भाई हम लोग गैजेटेड ऑफिसर
उससे पहले से भी आप कहेंगे तो उससे पहले से भी करता था, लेकिन 1992 में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक इदारा कायम किया था, फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। तो उसके थ्रू से हम लोग कुछ बच्चों को हम लोग इसी तरह से माली इमदाद, हम लोग सभी है कि जो हमारे दोस्त हैं तकरीबन सभी इसी तरह के बैकग्राउंड से हैं, माली तौर पे बहुत मजबूत नहीं थे। तो हम लोगों का जो काम था वो ये था कि हम लोग ने जो तकलीफ़ें झेली हैं, जिसकी वजह से परेशानी है, दूसरे को किसी को वो परेशानी ना हो, इस तरह कुछ बच्चों की इमदाद करें। तो उस वक्त हम लोग खुद में से ही पैसा आपस में जमा करते थे और बच्चों को वो एक तो कोचिंग तो देते ही थे, मतलब उनको कोच स्कूल में जो पढ़ते हैं उनसे वहाँ सेलेक्ट करते थे, खुद से जाके इंक्वायरी करने के बाद सिलेक्शन करने के बाद जो गरीब बच्चे हैं इस तरह के जिनको ज़रूरत है। तो साथ में क्या होता है ना कि हमारे महल्ले में जो लोग हैं, जो वहाँ पे जैसे होता है कि बच्चे तो पढ़ाई का तो खर्चा सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्यूशन आप देख लें तो और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बच्चे ड्रॉप आउट बहुत होते थे। अभी तो कम हो गया है, लेकिन पहले ड्रॉप आउट बहुत होते थे। तो वजह ये थी कि इन बच्चों को अगर काम में लगा दिया जाता था तो उससे इनकम आती थी फैमिली को, तो उस लोग चाहते थे कि चलो भैया 2-4 पैसा लाएगा तो मेरा फैमिली जो है ठीक से चल सके। तो वो उसको रद्द करने के लिए हम उन बच्चों को ये नहीं, जो पैसे जो हम लोग जमा करते थे दोस्त, उन लोगों को कुछ स्टाइपेंड के तौर पे देते थे। कोचिंग तो दे रहे हैं, साथ में वो भी देते थे। अच्छा। तो ये इदारा चलते रहा। फिर उसके बाद हम लोग सभी दोस्त चूँकि इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वारी कर रहे थे, तो ज़्यादातर लोग हम लोग को नौकरियाँ मिल गए, हम लोग के बाहर पोस्टिंग हो गए, तो वो काम जो है वो रुक गया। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन वो अंदर में तो आग थी। फिर से हम लोग दोबारा ये हुए, तो अभी हम लोग एक KACT कोलकाता एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का इदारा है, 10 ट्रस्टीज़ हैं उसके, उसमें हम भी एक ट्रस्टी हैं। तो इसके तौर पे हम लोग एक चैरिटेबल स्कूल चलाते हैं जिसमें सब चीज़ फ्री है। 95 ग्राम एक जो है बस्ती इलाका है जहाँ बहुत ही पसमानदा तबके के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये स्कूल चलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और इसका जो एम्बियंस है इसमें हमने कोशिश की है कि जो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो एम्बियंस है, जो उसका एकेडमिक मयार है, जो उसका तालीमी मयार है, उसको हम लोग मेंटेन करें। और साथ में यहाँ तक हर चीज़ यानी यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरीज़, हर चीज़ हम लोग फ्री देते हैं। और साथ में बच्चों को, चूँकि ये इलाका बहुत ही गरीब का, यहाँ जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, तो हम लोग रोज़ाना इसी पैसे से उनको हेल्प करते हैं। एक खाने का एक जो है न्यूट्रिशियस फूड, एक स्नैक्स देते हैं हर दिन। शकील साहब, अभी जो आपको IAS की जिम्मेदारी दी गई है, इसमें माइनॉरिटी अफेयर्स है, मदरसा एजुकेशन है, इसमें लेकर सर माइनॉरिटी की किन किन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे सर आप अपने तय, ताकि लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े? जो काम है उसका माइनॉरिटी के लिए, वो तो सबसे वो तो काम ईमानदारी से, जाहिर बात है वो जैसे कर रहे हैं उससे भी करेंगे। लेकिन जो मुसलमान का जो मसला है या माइनॉरिटीज़ का जो मसला है, वो मसला वही है जो आज़ादी के वक्त में था। तालीम में बहुत पिछड़े हुए, बहुत काम करना है। हमारे डिपार्टमेंट के भी जो बजट है उसका तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो 60% तक जो है तालीम पे खर्च होता है। मदरसा सिर्फ नहीं, माने स्कूल के लिए भी हम लोग, जहाँ माइनॉरिटी बच्चे इलाका है, जहाँ 25% से ज़्यादा माइनॉरिटी हैं, उस इलाके में भी जो स्कूल है, उन स्कूल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग इस डिपार्टमेंट से पैसा दिया जाता है। आलिया की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आलिया यूनिवर्सिटी के लिए भी एक अच्छा खासा बजट है। और वहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं, ये तो गवर्नमेंट ने करके दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, कोर्सेज दे दिए, जहाँ MBA, LLM, B.Ed नर्सिंग, BA नर्सिंग, आपके इंजीनियरिंग, सभी यहाँ पे कोर्सेज हैं। अब इसको मयारी बनाना है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का अकेला काम नहीं है। इसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास करके जो सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसके मयार को ऊंचा करें और इसको साथ मिलके इसको काम को इसको आगे ले जाएं। शकील साहब, ये जब जिम्मेदारी मिली आपको, तो सर जाहिर सी बात है कि एक खुशी का इंतहा नहीं होगा, और घर वालों का क्या तासुरात रहा सर, ये बताएं। देखिए, घर वाले तो जाहिर बात है खुश होंगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी जो खुशी उस बात की है कि बहुत से लोग जो मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे, इनके अलावा भी थे। तो कि मैं जब काम करता हूँ डिपार्टमेंट में, बहुत सीरियसली काम करता हूँ, मेरे साथ पास जो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, मैं
सभी के, वो चाहे मेरे जान पहचान के हो या नहीं हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ के अंदर जो भी काम उनका हो, जो किया जा सकता वो कर दो। तो इससे बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे डायरेक्टली जान पहचान के नहीं थे, उन लोगों ने बहुत खुशी महसूस की। बहुत से लोगों ने बहुत सारे मुबारकबाद दिए। उन्होंने देखा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, फेसबुक, उसमें मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगा लेकिन अच्छा भी लगा कि नहीं, इतने चाहने वाले तो लोग हैं। वो बोलते हैं ना कि आपने क्या कमाया, तो मैंने दुआ कमाई है और लोगों के दिल में जगह बनाई है। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे शकील साहब, आप आने वाले अपने मुस्तकबिल के लिए लोग दुआएं दें, और कौम के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे शकील अहमद साहब एज ए IAS अफसर, द लोकल जर्नलिस्ट के माध्यम से? सर, पैगाम तो यही होगा कि देखिए, हम लोग जो है, ख़ास करके मुस्लिम जो है, वो तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं। देश की तरक्की में, रियासत की तरक्की में हमारा जो हिस्सा होना चाहिए वो नहीं है। हम लोग डिमांड तो करते हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन हमको ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि तालीमी तौर पे हम अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि और उसके साथ साथ देश की तरक्की में, रियासत की तरक्की में हम भी शामिल होकर और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लें। और ये भी हिस्सा लें कि हम एक बच्चों के लिए ये पैगाम देना चाहेंगे कि ख्वाब जो है वो ऊंचा देखना चाहिए। ख्वाब बड़ा देखें, ऊंचा देखें, तो हम लोग जो है, अगर ख्वाब जितना हमने सोचा अगर उतना नहीं भी होगा तो एकदम ज़ीरो पे नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं हम पहुंच पाएंगे। तो यही है कि तालीम में देखें और सीरियस होकर अपने आप पे तवज्जो दें, अपने तालीम पे तवज्जो दें, अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें। यही मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील अहमद साहब, IAS ऑफिसर। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट में ख़ास मुलाकात जनाब शकील अहमद साहब, जो कि IAS अफसर हैं और स्पेशल कमिश्नर बनाए गए हैं माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के। तो नाजरीन, इनका कहना है कि तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और बुलंद मकाम तक पहुँचे, और कौम और मुल्क की तरक्की भी इसी से ही मुमकिन हो सकती है। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।